Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope so all of you are doing good. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग सारी वीडियो सीरियली देख रहे हो. सीरियली देखना बहुत ज़रूरी है. मैंने बहुत सोच समझ के एक सीक्वेंस तैयार किया है. उसी सीक्वेंस को अगर ढंग से फॉलो करोगे तब जाके तुमको सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएंगे. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज साइक्लोट्रॉन. बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक डिवाइस है. हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसके सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करें. तो स्टार्टिंग में ये समझो कि साइक्लोट्रॉन को यूज़ करके हम करते क्या है. साइक्लोट्रॉन ऐसा एक डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करवाते, उनके वेलोसिटीज को बढ़ाते, मतलब उनको हम एक हाई एनर्जी स्टेट तक लेके जाते. बात समझ आया मैंने क्या कहा? एक्सीलरेट करा के चार्ज पार्टिकल्स के वेलोसिटी को बढ़ा के एक बहुत हाई एनर्जी स्टेट तक हम उसको लेके जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको किया कैसे जाए, हाउ इज इट पॉसिबल टू डू दिस. तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसको बनाया जाता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो हम छोटे छोटे चीज़ों पे छोटे छोटे डिटेल्स को मैं अच्छे से तुमको समझाऊंगा ताकि तुमको ये पूरा टॉपिक क्लियरली समझना. तो सबसे पहले ये बीच में तुमको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, मेरे कर्सर को देखो. ये जो तुमको दो डी शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहा है उस पर ध्यान दो. इसी दो डी शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पर बनाया है. इसका टॉप व्यू है. ऊपर से अगर हम देखेंगे तो दो डी दिखाई देगा. दिस आर टू डी शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो तुमको दिखाई दे रहा है. दिस आर एक्चुअली हॉलो सेमी सर्कुलर मेटल बॉक्सेस. क्या बोला मैंने? हॉलो मतलब गड्ढा है इसके अंदर, सेमी सर्कुलर मेटल बॉक्सेस. ठीक है ना? ओके. और उन दोनों के बीच बहुत छोटा सा गैप है. देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन दिस टू डीज. डीज इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका अगर तुम शेप देखोगे ये डी जैसा, इसलिए हम इसको डीज कहते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इन दोनों डीज के अक्रॉस हमने क्या लगा के रखा है? इन दोनों डीज के अक्रॉस हमने एक वोल्टेज ऑसिलेटर लगा के रखा है. वोल्टेज ऑसिलेटर मतलब पहले तो समझो कि ये डिवाइस से हम क्या करते हैं. इस डिवाइस से हम इन दोनों डीज के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं. क्या मेंटेन करके रखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं. चलो मैं तुमको बताता हूँ. लेट अस से इस सिचुएशन में लेट अस से इस पर्टिकुलर प्लेट को, इस पर्टिकुलर डी को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा और इस पर्टिकुलर डी को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा. बात समझ आया मैंने क्या कहा? एक को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, एक को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा. मतलब दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल. और तुमको ये बात समझना है या तुमको पता भी होगा कि whenever we talk about a potential difference, there has to be electric field lines in that region, and we know that electric field lines will always flow from a region of higher potential to region of lower potential. That means हमने जो इस वोल्टेज ऑसिलेटर को यूज करके इन दोनों प्लेट्स को, एक प्लेट को हायर पोटेंशियल पे, एक प्लेट को लोअर पोटेंशियल पे रखा है. सो व्हाट विल हैपन नाउ इज दैट एक प्लेट से फील्ड लाइंस निकलेगा और दूसरे प्लेट में जाके खत्म होगा. It will start from the plate which is at higher potential and it will end on the plate which is at lower potential. दिख रहा है ये डायग्राम? ये जो स्ट्रेट तुमको ब्लू एरो लाइंस दिख रहा है, they are representing the electric field lines which exist between the two Ds. They will start from the first D and they will end on the second D. बात समझ में आ रहा है? सिर्फ यहाँ से चालू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा. Is that clear? मतलब सीधा सीधा अगर बोलना चाहूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? The electric field lines will exist between the gap it will exist in the gap between the Ds. बात समझ में आया? The electric field lines will exist in the gap between the Ds. एक से चालू होगा दूसरे पे खत्म हो जाएगा. Is that clear? अच्छा, मैंने इसको ऑसिलेटर क्यों बुलाया या ऑसिलेटिंग वोल्टेज के बारे में क्यों बोला मैंने? देखो ये जो वोल्टेज है, ये जो डिवाइस है, ये क्या करता है? ये वोल्टेज के पोलैरिटी को ऑसिलेट करवाते रहता है. मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है. एक फिक्स टाइम के बाद ये डिवाइस क्या करेगा? इस वोल्टेज को रिवर्स कर देगा, ऑल्टरनेट कर देगा. मतलब ये पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, मतलब ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और ये प्लेट क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल. फिर उतने ही टाइम के बाद फिर से ये वोल्टेज को क्या कर देगा? ऑल्टर कर देगा, रिवर्स कर देगा. तब ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा और ये फिर से नेगेटिव बनेगा. दैट मीन्स दिस ऑसिलेशन विल कीप ऑन हैपनिंग. तो इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. बात समझ आया? पक्का? ऑसिलेटर बोल रहा हूँ. किसको ऑसिलेट करता है भाई? इसको.
ये ऑसिलेट करवाता है वोल्टेज को, एक प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे, एक प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखता है, फिक्स टाइम के बाद उसको बदलते रहता है, रिवर्स करते रहता है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इज दैट क्लियर? मैं चलो यहाँ पर लिख के देता हूँ। ओके, एक मिनट। दिस इज बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, है ना? अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज अराउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁷ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, बता के रख रहा हूँ। 10⁷ साइकिल्स पर सेकेंड। एक साइकिल कैसा होगा, ध्यान से देखो। अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक फिक्स टाइम के बाद ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, और एक फिक्स टाइम के बाद ये फिर से पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। देखो, उसने पॉजिटिव पे चालू किया था, उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर रिवर्स होकर क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो ये पूरे साइकिल को मैं एक साइकिल बोलूंगा, एक ऑसिलेशन बोलूंगा। फिर से पॉजिटिव था, फिर ये प्लेट नेगेटिव बना, फिर से जब पॉजिटिव बनेगा तो मैं बोलूंगा कि इस ऑसिलेटर ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, वोल्टेज ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, इस डायग्राम को हम क्लमजी नहीं बनाएंगे। आई होप सो तुमको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दैट इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। फाइन, इट्स ओके, इट इज अंडरस्टूड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप था जो तुमको समझ में आया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइक्लोट्रॉन का, और वो है ये जो तुमको दो फ्लैट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या बोला मैंने? दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यहाँ पर लिख के रखा है, देखो, लार्ज फ्लैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिख रहा है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऊपर वाले का नॉर्थ पोल, ये जो इसका जो बॉटम वाला रीजन है वो नॉर्थ पोल है, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साउथ पोल को फेस कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल, और इस पर्टिकुलर मैग्नेट का जो फेसिंग सरफेस है वो क्या है, नॉर्थ पोल है। दैट मीन्स हमने दो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, दोनों को एक दूसरे की तरफ फेस कराया, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल की तरफ हमने फेस करवाया। एंड वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will always start from the north pole and end on the south pole। तो ध्यान से देखो, ये तुमको रेड कलर के एरोज दिख रहे हैं ना, these are what? These are all magnetic field lines। They are starting from the north pole and ending on the south pole। And the interesting idea is that कि अगर तुम इन magnetic field lines को देखो, all these magnetic field lines are basically perpendicular to the surface of the Ds। Ds दिख रहा है, ये सेमी सर्कुलर मेटल बॉक्सेस दिख रहा है, ये जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द डीज। मतलब अभी अगर मैं इस डीज के पिक्चर को देखूं, ये क्रॉस 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 दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो क्रॉस तुमको दिख रहा है, दिस आर नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट मींस डीज को पेनिट्रेट करके जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर हमारे इस कहानी में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होंगे। बात समझ में आया? और ये याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डीज। ठीक है? अच्छा, अभी हम इसके वर्किंग पे ध्यान देते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क बेसिकली। कंस्ट्रक्शन तो हमको समझ में आ गया, ठीक है ना? अच्छा, ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखना। ये जो है बीच में जो है, ये बीच में जो तुमको ये डॉट दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली ए सोर्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव आयंस। ये एक सोर्स है जो पॉजिटिव आयंस इमिट करता है। इज दैट क्लियर? याद रहेगा, देखो यहाँ पर तो प्लस दिख भी रहा है तुमको, तो यहाँ पर हमने एक सोर्स रखा जो क्या करता है, पॉजिटिव आयंस इमिट करता है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव आयन निकलेगा, ध्यान से देखो, हमने सोर्स को कहाँ पर रखा, हमने सोर्स को रखा दोनों डीज के गैप के बीच, और दोनों डीज के गैप के बीच कौन है, हु इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी रीजन में अगर एक पॉजिटिव चार्ज इमर्ज होता है, सो व्हाट विल हैपन विद दैट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, एक्सीलरेट करवा देगा। बात समझ में आ रहा है? तो लेट अस से कि ये वाला एंड जो है इस वक्त, ये वाला जो एंड है इस वक्त, ये मैं थोड़ा सा डीप कलर लेता हूं ताकि तुमको समझ में आए। लेट अस से ये वाला एंड अभी पॉजिटिव है और इस वाले एंड को हमने नेगेटिव पर रखा, राइट? सो दैट इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिख रहे हैं। तो अभी क्या है सीन, देखो ध्यान से। अभी अगर ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरफ है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इमिट होता है, तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक्सीलरेट कराएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ाएगा।
और एक्सेलरेट करा के ये आगे जाके क्या करेगा, देखिए आगे जाके फाइनली इस पहले वाली डी के अंदर घुसेगा, इट विल एंटर द फर्स्ट डी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इट विल एंटर द फर्स्ट डी। मत एक बात को समझो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट इस चार्ज पार्टिकल पे काम करेगा, लेकिन कब तक काम करेगा, जब तक ये चार्ज पार्टिकल इस गैप के अंदर, इस गैप के बीच मूव कर रहा है। तो इस पे काम कर रहा है, 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 एंड द मोमेंट ये चार्ज पार्टिकल आके इस डी को एंटर करता है इस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगना बंद हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ उस नैरो से गैप में एग्जिस्ट करता है। तो एक बार ये चार्ज पार्टिकल इस डी को एंटर कर जाता है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखे कि एक्चुअली सीन क्या हो रहा है। देखो एक बार इस डी को एंटर कर जाता है, तो लेट अस से इस वक्त इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है, और इस डी के अंदर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं खत्म हो गया। बात समझ आए? बट मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट करता है, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर, एंड दिस इज ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। और हमने बहुत अच्छे से इस बात को सीखा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होता है एंड इफ इट एंटर्स ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। एंड तुमको तो अब तक एक्सपर्टाइज आ चुका है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ध्यान से देखो, टेक योर राइट हैंड, पुट इट अलोंग वी, वी क्रॉसेस बी, एंड थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है। करो, अभी करो, जस्ट ट्राई इट आउट नाउ इटसेल्फ। वी क्रॉस बी किया, थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन शो करूं तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है? दैट मींस सेंटर विल लाई समवेयर हियर, इज दैट क्लियर? अच्छा, सेंटर कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द चार्ज पार्टिकल टू डू? इसके पास भी वेलोसिटी है, यहाँ पर सेंटर है, तो इस सेंटर के अबाउट ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, देखो आराम से सर्कल में गोल घूमता है और यहाँ तक पहुँचता है, गोल घूम के यहाँ तक पहुँचता है। एक बात को समझो, एज लॉन्ग एज द चार्ज पार्टिकल इज इनसाइड द डी, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बिकॉज मैंने बहुत बार बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगाता है, लेकिन वो फोर्स वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल पे काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदल सकता। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, इस बात को समझो, जब तक ये चार्ज पार्टिकल डी के अंदर रहता है इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो, डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। उसी वेलोसिटी से वो गोल घूम के यहाँ तक पहुँचता है। इज दैट क्लियर? सो लेट अस गो बैक टू अवर एक्चुअल डायग्राम। थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके, अभी ध्यान से सुनो, होगा क्या। अभी याद रखना कि ये स्टार्टिंग में t = 0 में ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। इज दैट क्लियर? तो उतने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, गोल घूम के यहाँ पर पहुंचता है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल ने एक आधा सर्कल कंप्लीट किया, हाफ सर्कल कंप्लीट किया। अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, अभी ये चार्ज पार्टिकल इस डी से निकलने वाला है। क्या करने वाला, निकलने वाला। तो एग्जैक्टली इस मोमेंट में क्या होता है, मैं बताता हूं तुमको। इस मोमेंट में क्या होता है, ये जो ऑसिलेटर है ये वोल्टेज को क्या कर देता है, ये वोल्टेज को अभी रिवर्स कर देता है। मतलब जब ये चार्ज पार्टिकल फिर से यहां से इस तरफ निकलने वाला है, तब उसी मोमेंट में ये ऑसिलेटर वोल्टेज को रिवर्स कर देता है और इसको पॉजिटिव बना देता है और इसको नेगेटिव बना देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, बाय द टाइम इट कंप्लीट्स हाफ सर्कल, उसी मोमेंट में ये पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों किया गया? why was the voltage reversed in this case? देखो, it's very simple. Whenever the charge particle enters the narrow gap between the two D's, we want it to accelerate. We want its velocity to increase. So that is the reason. अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला एंड नेगेटिव हो गया, तब यहाँ से चार्ज पार्टिकल, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, so what will happen to the electric field line arrows? Arrows क्या हो जाएगा, arrows ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? The arrows will now be something like this. They will be from the positive potential towards the negative potential. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसा है, जब चार्ज पार्टिकल इस नैरो गैप के थ्रू ट्रैवल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा, उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को फर्दर इंक्रीज करेगा, उसके काइनेटिक एनर्जी को फर्दर इंक्रीज करेगा, उसके मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स हमेशा इस बात को याद रखना, जो दो डीज के बीच के गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका काम है उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बढ़ाते जाना।
हमेशा उसको मूवमेंट को सपोर्ट करना। तो हमने वोल्टेज को रिवर्स कर दिया, उसी मोमेंट में रिवर्स किया जब ये फिर से गैप के थ्रू पास करने वाला है, तो वो पूरा एक्सेलरेट करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल सॉरी यहाँ पर एक मिनट, पूरा एक्सेलरेट करके यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचता है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? मैं तुमको एक बात यहाँ पर और एक छोटा सा बात समझा के रखना चाहूंगा कि देखो, जितने टाइम में इस पार्टिकल ने अपना आधा सर्कल कंप्लीट किया, उतने टाइम में इन दोनों डीज का जो वोल्टेज है, अगर मैं किसी एक डी को कंपेयर करूं, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल बदल के क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, जितने टाइम में इस चार्ज पार्टिकल ने एक आधा सर्कल कंप्लीट किया। मतलब चार्ज पार्टिकल ने भी अपना आधा साइकिल कंप्लीट किया, और ये वोल्टेज का जो वैरी करने का जो साइकिल था, उसने भी अपना आधा साइकिल कंप्लीट किया। ये पॉजिटिव था, वो बदल के अभी क्या बन गया, नेगेटिव। तुम इस प्लेट को देखो, इस प्लेट की वोल्टेज का देखो, पॉजिटिव है, वो बदल के क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब इसने अपना आधा ऑसिलेशन कंप्लीट किया, और इस पार्टिकल ने भी अपना एक आधा साइकिल कंप्लीट किया। इज दैट क्लियर? इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके ऊपर बेस करके मैं एक बहुत बढ़िया सा चीज तुमको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा, ध्यान से देखो। लेट अस गो बैक टू द एक्चुअल स्टोरी। अभी क्या होगा, नाउ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेट करके उसका वेलोसिटी बढ़ बढ़ के फिर यहाँ पर पहुंचेगा। अभी एक बात को समझो, when this charge particle will accelerate, when it will pass through that gap, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और जब ये फाइनली इस सेकंड डी को एंटर करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद लेट अस से इसके बाद वेलोसिटी इस तरफ है, एंड वी ऑल नो वी क्रॉस वी करेंगे तो फोर्स कुछ इस तरफ आएगा, और वो ऐसे सर्कल में चक्कर मारना चालू करेगा, ऐसे सर्कल। लेकिन अगर तुम इस सर्कल को, ग्रीन वाला सर्कल जो तुमको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ग्रीन वाला सर्कल जो तुमको दिख रहा है और ये जो तुमको ऑरेंज वाला सर्कल दिख रहा है, दोनों को ध्यान से देखो। ये सर्कल का रेडियस छोटा है और ये सर्कल का रेडियस क्या, बड़ा है। और वो होना भी पड़ेगा यार, जब ये यहाँ से एक्सेलरेट करके यहाँ पर पहुंचेगा, उसका वेलोसिटी जो है अभी, वो तो इस केस से क्या है, ज्यादा है। तो रेडियस को जो फॉर्मूला हमने सीखा था, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, दैट इज r इक्वल टू mv/dq। और अगर तुमको याद है, रेडियस इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो जिस रेडियस, जिस सर्कल में वो गोल घूमेगा, उस सर्कल का साइज बड़ा होता जाएगा, उस सर्कल का रेडियस बड़ा होता जाएगा। साइज बिकॉज वो जब इस गैप के थ्रू पास करता है, उसका वेलोसिटी और इंक्रीज करता है, तो जब वो फिर से नया और एक चक्कर मारेगा तो उसका सर्कल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो ये फिर से वही पुराना कहानी रिपीट होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो चक्कर मार के यहाँ से घूम के यहाँ तक तो पहुंचता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इसका वेलोसिटी नहीं बदलता, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता, राइट? लेकिन ध्यान से देखना, जब ये फिर से आधा साइकिल कंप्लीट करके यहाँ पर पहुंचता है, उसी वक्त क्या होता है, ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये वोल्टेज को फिर से रिवर्स कर देता है, फिर से इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव बनता है, फिर से इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव बन जाता है। इन दैट सिनेरियो, मैं फिर से यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा। इन दैट सिनेरियो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उसका डायरेक्शन कैसा हो जाता है, ध्यान से देखो, उसका डायरेक्शन फिर से अभी ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? द डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये अभी पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव है, तो ये चार्ज पार्टिकल जब फिर से इस गैप के थ्रू पास करता है, ये चार्ज पार्टिकल फिर से क्या कर जाता है, फिर से एक्सीलरेट कर जाता है, उसका वेलोसिटी और फर्दर इंक्रीज कर जाता है, और वो और एक बड़े सर्कल में गोल घूमता है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? ध्यान से सुनो। इस चार्ज पार्टिकल ने जब अपना सेकेंड हाफ साइकिल कंप्लीट किया, उसी वक्त ये वाला प्लेट पॉजिटिव बनता है और ये नेगेटिव बनता है। दैट मीन्स यहाँ पर उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, यहाँ पर उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, राइट? दैट मीन्स उसने कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया। इज दैट क्लियर? जब उसने यहाँ से अपना जर्नी चालू किया था, यहाँ से जब अपना जर्नी चालू किया था, तब इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव था, यहाँ खत्म हुआ तो इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव हुआ। फिर जब यहाँ से चालू करके यहाँ तक पहुंचा, फिर जब यहाँ पर पहुंचा फाइनली, तो इस प्लेट का पोटेंशियल फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ध्यान से देखो, इस प्लेट का इनिशियली जैसा स्टेट था, पोटेंशियल वाला स्टेट था, कैसा स्टेट था, पॉजिटिव पोटेंशियल वाला स्टेट था, वैसा ही स्टेट फिर से उसी स्टेट में वो पहुंच गया, फिर से उसने अपना इनिशियल वाला स्टेट तक पहुंच गया, पॉजिटिव पोटेंशियल तक पहुंच गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस एसी यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसने अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया, पॉजिटिव था, फिर से कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव बन गया। तो मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज ने अपना एक साइकिल पूरा कंप्लीट किया। और इंटरेस्टिंग चीज क्या, देखो इंटरेस्टिंग चीज, उतने ही टाइम में इस चार्ज पार्टिकल ने भी यहाँ पर आधा सर्कल, यहाँ पर आधा सर्कल, उसने कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया। बात समझ में आया? जितने टाइम में इस चार्ज पार्टिकल ने एक सर्कल मारा, उतने ही टाइम में इस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ने अपना एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
एक बात को समझो, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट 2 पाई एम बाई पी क्यू, याद है ना? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता भाई साहब। तो ये छोटा सा सर्कल, ये छोटा सा हाफ सर्कल चक्कर मारने में जितना टाइम लगा है और ये बड़ा सा हाफ सर्कल चक्कर मारने में जितना टाइम लगा है, द टाइम मतलब हाफ टाइम लगा होगा, दैट टाइम इज एग्जैक्टली द सेम। देखो जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मैंने ये बात तुमको समझाया था। तो यहाँ से यहाँ तक आने में प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टोटल में कितना टाइम लगा होगा? टोटल में टाइम लगा होगा 2 पाई एम बाई पी क्यू। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स दिस टाइम इज फिक्स्ड। सर्कल जितना भी बड़ा हो जाए इट डज नॉट मैटर, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल सर्कल will always be the same because it is dependent on 2 pi m bq. Velocity may change but the time period will not change. Velocity may change, radius may change, the particle will move in a bigger circle but the time taken to complete one full circle will always be the same. ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने टाइम में इस पार्टिकल ने अपना एक सर्कल कंप्लीट किया उतने ही टाइम में इस वोल्टेज ने अपना एक फुल ऑसिलेशन भी कंप्लीट किया। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टिकल का गोल घूमने का जो फ्रीक्वेंसी है और इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो ऑसिलेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, बोथ ऑफ देम आर सेम। रिवॉल्यूशन मतलब किसका रिवॉल्यूशन? चार्ज पार्टिकल का रिवॉल्यूशन। ऑसिलेशन मतलब किसका ऑसिलेशन? वो जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसका फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या करेगा? मैच करेगा। बात समझ में आया? फिर से यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचा। इस पार्टिकल ने अपना एक सर्कल कंप्लीट किया, उतने ही टाइम में इसने इस पर्टिकुलर वोल्टेज ने भी अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। पॉजिटिव से नेगेटिव बना और नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव बना, फिर से उसी स्टेज में पहुंच गया, तो इसने भी अपना एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो घूमने का जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेट करने का भी फ्रीक्वेंसी सेम है। इनफैक्ट ये बहुत बहुत जरूरी है, ये अगर सेम नहीं होता तो हम इस चार्ज पार्टिकल को कभी भी एक्सीलरेट नहीं कर पाते। समझ में तो आ ही चुका होगा, राइट? बिकॉज देखो इस वोल्टेज को कब बदलना है? जब ये चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली इस गैप के थ्रू पास करने वाला है, उसी वक्त वोल्टेज को बदल के इस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट करना है, उसके वेलोसिटी को बढ़ाना है, उसके एक्सेलरेशन को बढ़ाना है। Are you getting the point what I'm trying to say? So it has to be, that is the reason the cyclotron works. That is the reason इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या करता है? इंक्रीज करते रहता है। Are you getting the point? मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सा एनिमेशन दिखाऊंगा ताकि तुमको दिखाऊंगा ताकि तुमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉपर फील आए कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, फिलहाल इस चीज को अच्छे से डाइजेस्ट करो मैंने जो कहा है। देखो साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग है, मैं खुद मानता हूँ कि इतना एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है और उसका अगर तुमको प्रॉपर फील लेना है, यू शुड लुक एट एन एनिमेशन। मैंने बहुत ढूंढा और इन दिस चैनल फिजिक्स एंड एनिमेशन दे हैव मेड ए वेरी ब्यूटीफुल एनिमेशन की साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है। आई रियली अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क एंड मैं चाहूँगा कि तुम इस एनिमेशन को देखो। ठीक है, लेट्स डिस्कस, लेट्स सी दिस एनिमेशन। तो जैसे कि तुमको दिख रहा है, दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट? मींस एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। दिस आर येलो लाइन जो तुमको दिख रहा है, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बीच में देखो यहाँ पर हमारा वो पॉजिटिव आयन है जो फाइनली एक्सीलरेट होगा। ठीक है, एंड दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिख रहा है? दे स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द डी एंड एंडिंग ऑन द अदर डी। सो व्हाट विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर आयन? दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा गोल घूम के और आगे भी बढ़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर धक्का दे रहा है और यहाँ पर पहुंचेगा। बट वंस this charge particle enters the D, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाना बंद कर देगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इस प्लेट से चालू होता है और यहाँ पर खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स लगाएगा तो कौन लगाएगा? इसके पास कुछ वेलोसिटी है या इस मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर अगर फोर्स लगाएगा तो कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट? एंड दिस इज the direction along which the force is acting, this is the direction of velocity। तो ये गोल घूमना चालू करता है। देखा, such a beautiful animation, force, magnetic field and velocity। तो ये गोल घूमना बेसिकली चालू करता है। ठीक है, and now what will happen? देखो ध्यान से, जब ये चार्ज पार्टिकल इस डी में पहुंचता है, हम चाहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे, एक्सीलरेट करे। तब देखो पोलैरिटी रिवर्स हो गया, तब ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। बात समझ आया?
Now electric field lines are will basically support the movement of this charged particle through the gap. और जब ये चार्ज पार्टिकल इसके थ्रू ट्रैवल करेगा फिर से एक्सेलरेट करके इस प्लेट तक पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ चुका होगा, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचेगा अभी जिस पर्टिकुलर सर्कल में ये गोल घूमेगा उस सर्कल का जो रेडियस है पहले वाले के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बड़ा। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी दिख रहा है, फोर्स, ये गोल घूम रहा है और रेडियस क्या हो चुका है, रेडियस बढ़ चुका है, द रेडियस इज इंक्रीज्ड, इट इज नाउ मूविंग इन अ बिगर सर्कल। देखो रेडियस इज इक्वल टू mv by dq, वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड सो द रेडियस विल आल्सो इंक्रीज। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमेशन। वो लोग यही बता रहे कि वेलोसिटी बढ़ गया तो रेडियस भी बढ़ गया, ठीक है। सो फाइनली यहाँ तक पहुंचा, फिर से देखो रिवर्स हो गया, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, हर बार क्या करेगा ये पोलैरिटी रिवर्स होते रहेगा। दैट इज द रीजन हम इस वोल्टेज को ऑसिलेटर बुलाते हैं, बिकॉज ये वोल्टेज बार बार क्या करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है। सो व्हाट विल हैपन टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर तुम उस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को फॉलो करोगे तो एज द चार्ज पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग, उसका जो रेडियस है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तुमको दिखेगा दैट द particle is moving in ever expanding circles, the radius of the circles will keep on increasing। लेकिन कब तक तुम इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के सर्कल को बढ़ा पाओगे? देखो मैं समझाता हूँ। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक, लेट्स गो बैक टू माय शीट, वहां पर मैं जाके तुमको बताता हूँ। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस एनिमेशन, ठीक है ना, मजा है ना देख के। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि यस, हमको ये समझ में आ गया कि वो जो चार्ज पार्टिकल है एवरी टाइम इट पासेस थ्रू द गैप, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वेलोसिटी बढ़ा देगा, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा एंड इट विल कीप ऑन मूविंग इन सर्कल्स, जिसका रेडियस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ऐसे एक वक्त आएगा कि ये चार्ज पार्टिकल बाहर, बेसिकली जब वो गोल घूमेगा उसका रेडियस अगर बढ़ेगा वो बाहर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये चार्ज पार्टिकल ऑलमोस्ट इस डी के एच तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डी के एच तक पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने दें तो एक वक्त आएगा कि वो डी के साथ जाके टकरा जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो हम कब तक इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं? जब तक उसका रेडियस बढ़ के, उस चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस बढ़ के डी के रेडियस के साथ कंपेरेबल ना हो जाए। एक बार उस सर्कल का रेडियस is about to reach the radius of the D's, उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम रास्ते में एक डिफ्लेक्टर लगा देते हैं, डिफ्लेक्टर। और वो क्या करता है, वो चार्ज पार्टिकल जाके जब उस डिफ्लेक्टर को हिट करता है, वो डिफ्लेक्टर उस चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल देता है। दिख रहा है ना, देखो ये चार्ज पार्टिकल बाहर आ गया, आके ये जो टारगेट है जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जाके हिट करे, उस तरफ डिफ्लेक्टर उसको पॉइंट करवा देता है। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सो मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली चार्ज पार्टिकल गोल घूमते घूमते उसका सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डीज, बिकॉज तब तक ही हम इसको इस मेटल बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। सो अगर मैं लिखता हूँ कि बेसिकली रेडियस आर लिखता हूँ, आर दिस इज द फाइनल रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एंड दिस रेडियस इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द डीज। दिस इज द फाइनल स्टेज, जिसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्टर को यूज करके साइक्लोट्रॉन से बाहर कर देंगे। वो उस सीन का इक्वेशन है। तो रेडियस आर इक्वल टू एम वी एम, मैंने वी एम क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन बी अटेन्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, बी क्यू। ऐसे लिख सकता हूँ। सो इन दिस केस व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच कैन बी अटेन्ड, तो हमको मिलेगा दैट इज बी क्यू आर डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द पॉजिटिव आयन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इस वेलोसिटी से, इस मैक्सिमम वेलोसिटी से वो फाइनली साइक्लोट्रॉन से निकलेगा। मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये तो एकदम सिंपल है, दैट इज हाफ एन वी एम द होल स्क्वायर। मतलब फाइनली कितना आएगा देखते हैं, दिस इज हाफ, है ना, एन वी एम द होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर लिख सकते हैं। एम स्क्वायर को फाइनली कैंसिल आउट कर देगा। मैं इस तरफ लिखता हूँ, फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो हमको क्या मिलेगा, दैट इज बी स्क्वायर, है ना, दैट इज क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विथ विच द चार्ज पार्टिकल फाइनली कम्स आउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इसका नोट बना के रखा है, तुम्हारे लिए नोट बना के रखा है ताकि तुम इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाओ। मैं तुमको दिखाता हूँ।
अभी तुमको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अभी तुमको पॉज करना है, पॉज करके सीरियली इन चीज़ों को लिख के रखना। अभी पॉज करो, पॉज करके 6th पॉइंट तक अच्छे से लिख के रखो, ठीक है ना? ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ओके। अभी पॉज करके रिमेनिंग जो पॉइंट्स है 7 और 8 वाला पॉइंट, इसको अच्छे से लिख कर रखो। देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आफ्टर वी स्क्वायर मैंने जस्ट ना तुमको डिराइव करके दिखाया। द रिक्वायरमेंट न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने एफ लिखा है बट यहाँ पर मैंने न्यू के फॉर्म में लिखा है। मतलब बेसिकली साइक्लोट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, दोनों का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो मैंने इन चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर लिख कर रखा है। अभी तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि तुम वीडियो को पॉज करो और अच्छे से अपना नोट बना के रखो, बिकॉज इसी नोट को तुम फाइनली पढ़ के एग्जाम में लिखने जाओगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ पर है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर तक चार्ज पार्टिकल्स को पहुंचाना पड़ता है, और ओनली चार्ज पार्टिकल्स विच आर हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो लोग ही न्यूक्लियस के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का यूज करके हम ऐसे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स मोस्टली दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एंड सेकेंडली दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल होते हैं, जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, उनको डैमेज करने के लिए बॉडी के अंदर हमको हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को डालना पड़ता है। द पार्टिकल्स हैव टू पेनिट्रेट थ्रू द बॉडी एंड रीच द मैलिग्नेंट सेल्स। तो अगर पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करना पड़ता है, बॉडी के अंदर घुसना पड़ता है, तो उनका एनर्जी बहुत हाई होना पड़ेगा, तभी जाके वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ऐसे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को हम साइक्लोट्रॉन यूज करके बनाते हैं, ठीक है। अभी बारी आता है कि साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस क्या है। कुछ 3 लिमिटेशंस है, सिंपल सा है। इट कैन नॉट एक्सीलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। ये तो सिंपल, ये तो सबको पता है यार। चार्ज ही नहीं होगा तो वो गोल घूमेगा, गोल कैसे घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा। तो अनचार्ज पार्टिकल्स पे ये साइक्लोट्रॉन काम नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल मास। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सीलरेट नहीं करा सकते। एक बार फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं, एफ क्या है, दैट इज बी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई एम, है ना। ये हो गया उस चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट करेगा। अभी देखो मास अगर बहुत छोटा हो, इलेक्ट्रॉन का मास इमेजिन करो कितना छोटा, इतना छोटा मास अगर इलेक्ट्रॉन का होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी वेरी हाई। और एक बात पता है ना तुमको, अब तक तो तुम समझ चुके हो कि रिवॉल्यूशन का जितना फ्रीक्वेंसी होगा, उस ऑसिलेटर वोल्टेज का भी उतना ही फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा। और ये फ्रीक्वेंसी इतना हाई है कि प्रैक्टिकली ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर वोल्टेज बनाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन हम इलेक्ट्रॉन्स, इनका मास इतना कम है, उनको हम साइक्लोट्रॉन में कभी भी एक्सीलरेट नहीं करवा सकते। एंड लास्टली क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमने कभी सुना भी होगा या मोस्ट प्रॉब्ली अगर नहीं सुना होगा, तो एक्चुअली क्या है, जो मास, किसी चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो भी बदल सकता है। और ये कब बदलेगा? इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड्स, such high speeds that their speed are comparable to the speed of light। ऐसे सिचुएशन में मास बदलना चालू करता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये रिलेशन दिख रहा है, m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट उस चार्ज पार्टिकल का रेस्ट मास था, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी अगर मैं फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखूँ, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। Is that clear? और ध्यान से देखो, as the velocity increases, this quantity will increase. As a whole, this quantity will decrease. So the frequency will also decrease. That means अगर velocity increase करेगा, तो frequency भी क्या करेगा? frequency भी decrease करेगा। frequency decrease करने का मतलब है कि time period क्या होगा? time period is going to increase, है ना। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि उसी चार्ज पार्टिकल को भी चक्कर मारने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बात समझ में आ रहा है? उसको चक्कर मारने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, तो चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होना पड़ेगा? मैच होना पड़ेगा। बट अभी चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इट इज मूविंग स्लोअर, और वो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो हमने हाई ऑसिलेटिंग वोल्टेज अप्लाई करके रखा है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ और मैच नहीं करेगा। समझ में? दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड बिकॉज इट इज मूविंग स्लोअर नाउ।
So finally a time will come when the charged particle will no longer be further be accelerated. वो accelerate करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका accelerate नहीं करवा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक बड़ा लिमिटेशन है, इसको फिर भी ओवरकम किया जाता है। कैसे मैं बताता हूँ। देखो इस रिलेशन में v तो बदल रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज v का वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो क्या किया जाता है कि b के वैल्यू को भी अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, v जब चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, तो हम अकॉर्डिंगली b के वैल्यू को चेंज करते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी क्या रहे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। कैसे? b के वैल्यू को चेंज करके, बिकॉज b का कितना वैल्यू होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेटअप में मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो b को हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस तरीके से हम इस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो। आई होप सो तुमने इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय किया। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक इक्विपमेंट, एक डिवाइस है। आई होप सो यू एंजॉय द एनिमेशन। सो लेट्स क्लोज इट फॉर टुडे। इसको आज यहीं बंद करते हैं एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।